नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। मनोविश्लेषणवाद हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो द शिक्षा अस्तित्ववाद। क्या है? अस्तित्ववाद पे आपको जो अभी एग्जाम में पीछे प्रश्न आए भी हैं वो भी मैंने रखा है, आपको दिखा दूं एक बार। ठीक है, यही प्रश्न और यहीं से आपको उत्तर मिलने वाले भी। ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था प्रश्न, सब लोग देख लें इसको। ठीक है, और ये देखो, इसमें पूछा गया है जून वाले में, और ये आपका दिसंबर में पूछा गया था, और एक ये प्रश्न है दिसंबर 2021 में। ये सारे के सारे प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे और पहले अस्तित्ववाद को पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अस्तित्ववाद से बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि सब लोग मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहना। ठीक है, रिवीजन बाद में भी हो जाएगा, हालांकि रिवीजन भी करते रहना, मैं करवाऊंगा भी, पर आप लोग अपने से बहुत मेहनत करना, मतलब एक एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज तैयार करते रहना। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अस्तित्ववाद की क्लास। बहुत अच्छी होगी क्लास और छोटी क्लास होगी। कारण यही है क्योंकि वैचारिक पृष्ठभूमि छोटे छोटे टॉपिक में ही पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा फिर क्लास अच्छी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मैं जैसे जैसे पॉइंटों को पढ़ रहा हूँ उस पॉइंटों पे ध्यान रखना, क्योंकि अभी जब हम 3 प्रश्न वो सॉल्व करेंगे तो सब इसी से निकल के आएगा कि व्यक्ति के विकास व निर्माण को समाज विभिन्न वर्जनाओं से निषिद्ध करता है। धर्म व समाज की इन प्रवृत्तियों के विरोध में, याद रखना, 19वीं सदी में विद्वानों ने आवाज़ उठाई थी अस्तित्ववाद की। व्यक्ति के विकास व निर्माण को समाज विभिन्न वर्जनाओं से निषिद्ध करता है, न तो विकास को देखता है न निर्माण को देखता है। ठीक है, और फिर धर्म समाज व इन प्रवृत्तियों के विरोध में 19वीं सदी में कब आया था? कब? 19वीं सदी में। ये इंपॉर्टेंट बात है। समय क्या है इसका? 19वीं सदी। सबसे अच्छी बात है कि सभी पूर्व मान्य सामाजिक, धार्मिक, नैतिक परंपराओं के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई थी? डेनिस ने। याद रखना है किसने आवाज़ उठाई थी? डेनिस ने। किसने? डेनिस विद्वान व धार्मिक, याद रखना, डेनिस विद्वान व धार्मिक चिंतक दोनों थे। सबसे पहली बार डेनिस सारेन किरकेगार्ड ने आवाज़ उठाई थी। अच्छा, डेनिस नहीं, कहने का मतलब डेनिस के रहने वाले, नाम क्या था? सारेन किरकेगार्ड। ठीक है, डेनिस के जो रहने वाले थे, डेनिस के विद्वान, धार्मिक और चिंतक दोनों थे। कौन? सारेन किरकेगार्ड। कौन थे बच्चा? सारेन किरकेगार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ के रहने वाले थे? डेनिस के रहने वाले थे। कहाँ के? डेनिस के रहने वाले थे। और क्या नाम था? सारेन किरकेगार्ड। इन्होंने ही सबसे पहले अस्तित्ववाद के खिलाफ, मतलब इसी के संदर्भ में आवाज़ उठाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट। इनका समय क्या है? 1813। याद रखना, समय क्या है? 1813 से 1855 में आवाज़ उठाई थी। इन्हें ही अस्तित्ववाद का प्रणेता भी माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है, तो सारेन किरकेगार्ड को। किसको माना जाता है? सारेन किरकेगार्ड को। सारेन किरकेगार्ड को अस्तित्ववाद का प्रणेता माना जाता है। अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है? तो सारेन किरकेगार्ड को। सारेन किरकेगार्ड को क्या माना जाता है? अस्तित्ववाद का प्रणेता। इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले जो है सामाजिक, धार्मिक और नैतिक परंपराओं के विरोध में सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? सारेन किरकेगार्ड ने। इम्पोर्टेंट है। याद रखना, यूरोप की 19वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति, कौन सी क्रांति हुई थी? 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिकता व मशीनीकरण ने मानवीय अस्तित्व की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। सबसे पहली बात, औद्योगिक क्रांति कब हुई? 19वीं शताब्दी में। उसी में वैज्ञानिकता यानी विज्ञान का आधार, मशीनीकरण, जो बहुत मशीनीकरण बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके मानवीय अस्तित्व की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। किसने? याद रखना, किरकेगार्ड। उसी किरकेगार्ड कहते हैं। किरकेगार्ड ने यहाँ मनुष्य की वैयक्तिकता की वकालत की थी। मनुष्य की व्यक्तिता की वकालत किसने की थी? सारेन किरकेगार्ड ने। पूर्व मान्यताओं व धर्म की नियंत्रणकारी प्रवृत्तियों का विरोध कर ऐसा जीवन दर्शन प्रस्तुत किया गया जहां मानव पूर्ण स्वच्छंद हो सके। ये सारेन किरकेगार्ड कर रहे थे। आगे बात करते हैं तो किरकेगार्ड हीगल दर्शन के विरोधी थे, यानी जो हीगल का दर्शन था उसका विरोध किसने किया था? किरकेगार्ड ने। किसने किया था? किरकेगार्ड ने। किसने किया था बच्चा? किरकेगार्ड ने। तो अगर आप देखो,
ये भी पूछा जाता है ना कि कौन अस्तित्ववादी विचारधारा का कवि नहीं है, तो किरकेगार्द हैं। और आगे नीत्शे मिलेंगे, अल्बर्ट कामू मिलेंगे, ठीक, अभी हम देखेंगे। चलो, किरकेगार्द के बाद याद रखना 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, कब, उत्तरार्ध में जर्मन दार्शनिक कौन थे, वो डेनिश थे। किरकेगार्द कहाँ के रहने वाले थे, डेनिश, कहाँ, 1813 1855, ठीक। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन के कौन व्यक्ति आए थे, जिनका नाम था नीत्शे। इनका जन्म कब है, 1844 और 1900। और याद रखना 1844 में बालकृष्ण भट्ट का भी जन्म हुआ था, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का भी जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1844 में, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। जर्मन 1844 से 1900 इस दर्शन को आगे बढ़ाते हैं। कौन, सारन किरकेगार्द के बाद कौन आते हैं, नीत्शे। सारन किरकेगार्द 1813 में और ये 1844 में, इम्पोर्टेंट है। याद रखना, नीत्शे ने तमाम सामाजिक नैतिक मान्यताओं का विरोध किया। बहुत पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सामाजिक नैतिक मान्यताओं का विरोध किसने किया था, नीत्शे ने किया था। तथा व्यक्ति स्वतंत्र, याद रखना, व्यक्ति को वो स्वतंत्र के आधार पर सुपरमैन का, सुपरमैन की, याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सुपरमैन की अवधारणा किसने दी थी, नीत्शे ने। सुपरमैन की अवधारणा किसने दी बच्चा, नीत्शे ने की थी। अति मानवीय गुणों से जो संपन्न व्यक्तित्व होता है उसी को हम कहते हैं सुपरमैन। जिसे देखा जाए, आप लोग पढ़ते हो ना, वो क्रिस मूवी देखते हो, वो क्या है, सुपरमैन है, जो उसके पास अलग से कुछ पावर है। तो अति मानवीय गुणों से संपन्न व्यक्तित्व कल्पना की थी। नीत्शे, याद रखना सबसे पॉइंट याद रखना है कि अनीश्वरवादी थे। अनीश्वर कैसे है, सॉरी क्या कहते हैं, हाँ, नीत्शे कैसे व्यक्ति थे, अनीश्वरवादी थे। इन्होंने कहा कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। पॉइंट याद रखना योग्य है कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। किसने कहा था बच्चा, ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, किसने कहा था, नीत्शे ने कहा था। नीत्शे ने कहा था कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। सुपरमैन की अवधारणा किसने दी, नीत्शे ने। ईश्वर की मृत्यु हो चुकी किसने की, नीत्शे ने की, इम्पोर्टेंट है। अस्तित्ववाद का व्यापक उन्मेष, याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हुआ था। अगर अस्तित्ववाद का बड़े क्षेत्र में देखा जाए तो प्रथम जो विश्व युद्ध हो चुका था 1914 या 1918 के बाद में जब ख़त्म हुआ, उसके बाद हम कहाँ पाते हैं, इसके बाद या फ्रांस, इटली होते हुए एशिया में आया था अस्तित्ववाद, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अस्तित्ववाद के प्रमुख सिद्धांत कुछ हैं, देख लेना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अस्तित्ववाद के कुछ सिद्धांत, सबसे पहली बात, अस्तित्ववाद का मूल आधार क्या है, वैयक्तिक स्वच्छंदता। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि अस्तित्ववाद का मूल आधार क्या है बच्चा, वैयक्तिक स्वच्छंदता, यानी व्यक्ति स्वच्छ रहे, व्यक्ति क्या रहे, जो है स्वतंत्र है या फिर स्वच्छंद रहे। तो याद रखना, व्यक्ति, अस्तित्ववाद का मूल आधार क्या है, वैयक्तिक स्वच्छंदता। वैयक्तिक स्वच्छंदता क्या है, वैयक्तिक स्वच्छंदता, यानी हर व्यक्ति स्वच्छ रहे, बस यही बात है। व्यक्ति का अस्तित्व, याद रखना, बाह्य सत्ता के अधीन नहीं, व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। याद रखना, अस्तित्ववाद ये कहता है कि जो व्यक्ति है वो बाह्य सत्ता के अधीन ना जिए, अपने अंतरात्मा के अनुसार जीना चाहिए। कहने का अर्थ है दुनियादारी में, दुनिया में क्या हो रहा है, कहते हैं ना, ये मत करो चार लोग क्या कहेंगे, वो मत करो चार लोग क्या कहेंगे। वो चार लोग कुछ नहीं कह रहे होते, वो अपना काम कर रहे होते, हम लोग सिर्फ चार लोगों की तरफ ध्यान करते हैं। अस्तित्ववाद यही समझाना चाहता है कि आप चार लोगों की बात मत सुने, आपका जो मन करता है वही करें, ठीक, यही बात वो समझा रहे हैं। व्यक्ति का अस्तित्व बाह्य सत्ता के अधीन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। कहने का अर्थ यही है, ठीक है, कि हमारा दिमाग क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है, वो बात ध्यान रखनी चाहिए। किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई तो चाहता ही नहीं कि आप आगे निकल जाओ, कोई तो चाहता ही नहीं कि आपका जियारत हो जाए, ठीक है। अड़ोसी पड़ोसी जो रिश्तेदार होंगे वो कहेंगे अरे यो पढ़ी ली, अगर यही इनका जियारत हुई तो PhD कर ही जाए कि हाँ फिर पढ़ लिख जी हैं तो हमारे घर पे आके राज करेंगे। तो वही कहता हूँ, कोई चाहता ही नहीं है, सिर्फ माता पिता के अलावा, ठीक, अपने परिवार के अलावा कोई विशेष किसी की दिलचस्पी नहीं होती। तो कभी मत सोचें कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, आप जो मन करे वो करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ज्ञान विज्ञान को महत्वहीन माना है, कौन, अस्तित्ववाद। वो ज्ञान और विज्ञान को महत्वहीन मानते, वो उनको महत्व नहीं देते हैं। विज्ञान क्या कहती है, ठीक है, सुख की निरर्थकता,
सुख होता ही नहीं। अस्तित्ववाद में अस्तित्ववाद समझते हैं कि जो अस्तित्ववादी होगा उसको सुख होगा ही नहीं। अस्तित्ववाद का जो बोध होगा यानी ज्ञान होगा वो दुख में होगा, त्रास में होगा या मृत्यु बोध के क्षणों में ही संभव है। अस्तित्ववाद को तब समझ पाओगे जब तुमको दुख होगा, जब तुमको त्रास मतलब थोड़ा नाराज़गी हुई, या फिर जब मृत्यु का ज्ञान होगा, मृत्यु का बोध होगा, तभी आप उसको अस्तित्ववाद को समझ सकते हैं। उसी क्षण में उसका संभव है। ठीक है। दुख, वेदना, अराजकता, विज्ञान विरोध, नास्तिकता, असामाजिकता, यौन उन्मुक्ता की प्रधानता होती अस्तित्ववाद में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुख होगा, अस्तित्ववाद कब होगा? जब दुख होगा, वेदना होगी, अराजकता, विज्ञान विरोध, नास्तिकता, नास्तिक हो गया है, असामाजिक ना समाज से कटा कटा रहता है, यौन उन्मुक्तता की प्रधानता रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी देखो क्या क्या होगा अस्तित्ववाद में। निराशा को आपको छा जाएगी, पीड़ा होगा, दुख होगा, संत्रास होगा, यातना, एकाकीपन, परिंदे कहानी जैसा, आत्मनिर्वाचन आदि ही मनुष्य की अनिवार्य स्थिति हो जाती है अस्तित्ववाद के समय। ठीक है। मृत्यु को यह देखना, मृत्यु को मानवीय स्थिति, क्या नाम है? मृत्यु को मानवीय स्थिति की सीमा मानना। मृत्यु को मानवीय स्थिति के सीमा मानना, ये मान लिया जाता है ह्यूमन कंडीशन। जीवन के प्रति विद्रोह, याद रखना अस्तित्ववाद में क्या होगा? जीवन के प्रति विद्रोह हो जाएगा अथवा जीवन की निरर्थकता का बोध हो जाएगा कि हमारा जीवन निरर्थक है। ठीक है। जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की निरर्थकता का बोध इंपॉर्टेंट पॉइंट है। के प्रति विद्रोह से तात्पर्य जीवन के परंपरागत मूल्यों, समाज, धर्म आदि के प्रति विद्रोह से है। पॉइंट याद रखना। अब अस्तित्ववाद को पुष्ट करने वालों में कौन कौन है, यानी कौन कौन अस्तित्ववाद को मानता था। ठीक है। उसके कौन कौन विचारक हुए हैं तो याद रखना, एक हुए हैं कार्ल जेसर्स, एक है मार्टिन हाइडेगर, इंपॉर्टेंट है मार्टिन हाइडेगर, एक कौन है? गैब्रियल मार्शल भी हैं, एक ये सात्र, याद रखना इनको तो कभी नहीं भूल सकते, अल्बर्ट कामू नहीं भूल सकते हैं, और फिर सिमोना द बोआ, या फिर दोस्तोयेव्स्की, फिर फ्रांज या काफ्का। तो यानी जेसपर्स, मार्टिन हाइडेगर, गैब्रियल मार्श और सात्र कामू, ये अल्बर्ट कामू को नहीं भूलेंगे, सात्र को नहीं भूलेंगे, और कौन? दोस्तोयेव्स्की को नहीं भूलेंगे, फ्रांज और काफ्का इंपॉर्टेंट है, आदि प्रमुख है। ये अस्तित्ववाद के हैं। याद रखना सात्र जो है अस्तित्ववादियों में लेखक और चिंतक दोनों हैं, इंपॉर्टेंट है। सात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अस्तित्ववादियों में लेखक भी हैं और उस पर चिंतन भी करने वाले व्यक्ति हैं। कौन? सात्र। अस्तित्ववादी धर्म व ईश्वर को लेकर दो वर्गों में विभक्त है, आस्थावादी और अनास्थावादी। आस्थावादी और अनास्थावादी, आस्थावादी और अनास्थावादी, आस्थावादी और बच्चा अनास्थावादी। अस्तित्ववादी धर्म व ईश्वर को लेकर दो वर्गों में विभक्त है, एक तो आस्थावादी, दूसरा अनास्थावादी। इंपॉर्टेंट है। आस्थावादियों में किरकेगार्ड व बूबर, याद रखना आस्थावादियों में, आस्थावादी कौन कौन है? याद रखना किरकेगार्ड भी हैं और बूबर हैं। बूबर, ठीक है। आस्थावादियों में किरकेगार्ड, बूबर महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने अस्तित्ववाद को ईश्वर से जोड़ कर देखा, इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किसने अस्तित्ववाद को ईश्वर से जोड़ कर देखा था? तो किरकेगार्ड ने। किसने देखा था? किरकेगार्ड ने, इंपॉर्टेंट है। अनास्थावादी या अस्तित्ववाद के केंद्र में, इनमें याद रखना नीत्शे, सात्र, कामू प्रमुख है। इंपॉर्टेंट द वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को खारिज किया। आपसे पूछा जाएगा कि ईश्वर के अस्तित्व को खारिज किसने माना अस्तित्ववादियों में? तो नीत्शे, सात्र, कामू, नीत्शे, सात्र, कामू, नीत्शे, सात्र, कामू, ठीक है। और इस ईश्वर से जोड़कर किसने देखा? तो किरकेगार्ड ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह विश्व की सबसे प्रमुख विचारधाराओं में से एक बन गया था। यह भी पॉइंट याद रखना है। इसका प्रभाव याद रखना साहित्य सर्जन में होता है, आलोचना के सिद्धांत में होता है, रंगमंच पे होता है। एपसट नाटक की अवधारणा के मूल में अस्तित्ववाद ही है तथा इसी से संबंधित रंगमंच को एंटी थिएटर भी कहा गया है आदि पर पड़ा है। बताइए, अब ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है जो जून 2025 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववाद से संबंधित है? बताइए। नीत्शे ने कहा था ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, ए ऑप्शन। बी,
सॉरी, एक ऑप्शन क्या है कि अस्तित्ववाद का मूल आधार ही वैयक्तिक स्वच्छंदता है। ठीक। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन क्या है बच्चा? नीत्शे ने कहा था ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। सी, अस्तित्ववाद शब्द को 1940 के दशक में किरकेगार्ड ने गढ़ा था। अच्छा। डी, युद्ध और शांति एक अस्तित्ववादी कृति है। और ये छात्र अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों हैं। बताइए, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। ए बी डी, ए बी ई, केवल सी डी, केवल सी ए, जून 2025। बताएं। एक बार फिर से देख सकते हैं आप क्वेश्चन को। अस्तित्ववाद का मूल आधार ही व्यक्तिगत स्वच्छंदता है। बी, नीत्शे ने कहा था ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। सी, अस्तित्ववाद शब्द को 1940 के दशक में किरकेगार्ड ने गढ़ा था। और डी, युद्ध और शांति एक अस्तित्ववादी कृति है। ई, छात्र अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों हैं। बताएं। एक बार फिर से देख लो। ए बी डी, ए बी ई, सी और डी, सी और ई। ठीक है, तो याद रखना बेटा, मैं बता दिया हूँ इसका उत्तर जो है देखो ए और ए बी ई है। कैसे है देखो, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं पहला ऑप्शन कि हाँ, अस्तित्ववाद का मूल आधार ही वैयक्तिक स्वच्छंदता है। व्यक्ति स्वच्छ रहना चाहता है। ठीक है, स्वच्छंद रहना चाहता है, किसी से कोई मतलब रहना चाहता है। नीत्शे ने कहा था ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, इन्होंने ही सुपरमैन की भी अवधारणा दी। तो ए भी तो सही हो गया। अस्तित्ववाद शब्द को 1940 के नहीं, 1940 नहीं, 1813 में 1813 में देखो कहा था। इधर देखो, सारन किरकेगार्ड ने 1840 में और सारन किरकेगार्ड 1813 में। ठीक है, यहाँ पूछा क्या गया है? नीत्शे से पूछा गया है क्या? हाँ, ये पूछा है देखो कि हाँ किरकेगार्ड, बाकी तो सही है। 1813 में कहा था। कब? 1813 में, इसीलिए गलत हो गया। अस्तित्ववाद, युद्ध और शांति एक अस्तित्ववादी कृति नहीं है, गलत है। छात्र अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों हैं, बिल्कुल दोनों हैं। तो ए और बी और ए, ऑप्शन नंबर ए बी ई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, मार्टिन हेडेगर, जयपाल सार्त्र। बताइए कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल आपने सही सोचा। कौन? एजरा पाउंड नहीं है। इनका जन्म 1885 में हुआ था। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं कौन नहीं है? जीवन की निरर्थकता का बोध है। ठीक। जीवन की सार्थकता का बोध है। ठीक। मृत्यु बोध है। परंपरा के प्रति आस्था है। बताइए, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 2 और 4। बताओ। तो बिल्कुल सही, एक ऑप्शन ये जीवन की निरर्थकता का बोध है विशेषताएं इसकी, और एक क्या है? मृत्यु बोध, मृत्यु का ज्ञान। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1, 1 और 3 याद रखना। दिसंबर 2021 प्रथम पारी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहता हूँ, किसी बच्चे को अगर यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, ठीक है, एलटी ग्रेड नहीं, हाँ एलटी ग्रेड भी अगर देख रहे हैं तब भी, यूजीसी नेट के अगर नोट चाहिए, संपूर्ण नोट चाहिए, तो इस नंबर पे संपर्क करें। 97 21 56 58 75। ठीक है, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, इस नंबर पे संपर्क करो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं अंतिम करते हैं, उसके बाद में अगली क्लास हम उत्तराधुनिकतावाद या फिर किसी और टॉपिक पे लेके आएंगे। फिलहाल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। मैंने कहा वैचारिक पृष्ठभूमि यहाँ से आपसे छूटेंगे नहीं। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।